हेलो स्टूडेंट्स। कहते हैं कि मंजिल के पीछे इतने दीवाने हो जाओ कि कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन रूठ रहा है और कौन छूट रहा है। जैसे ही आपको आपकी मंजिल मिलेगी, रूठने वाले मान जाएंगे और छूटने वाले वापस आ जाएंगे। कहने वाले तो ये भी कहते हैं, अगर आपका संकल्प दमदार है तो मुश्किल कुछ नहीं है। संकल्प को दमदार रखिए और मंजिल तो पाना ही है। सीईटी को क्रैक करके एडमिशन तो लेना ही है। तो चलिए, पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 1 में हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए, कुछ टेक्निकल इशू था। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, उसमें जो ऑडियो है नहीं आ रही होगी, तो कुछ टेक्निकल इशू के वजह से उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाए। तो पार्ट 2 में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, मस्त मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट 2 में किस टाइप का क्वेश्चन है। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया है, satisfies all the conditions of Rolle's theorem in this interval, then the values of a and b are respectively। तो बोल रहा है कि आप a और b की वैल्यू बताओ। हर एक ऑप्शन में देखो दो दो वैल्यू दिया है, पहली वैल्यू a की, दूसरी वैल्यू b की। अब अगर आप याद करो, दिमाग पे थोड़ा प्रेशर डालो, तो आपको याद आएगा, सर एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग रोल्स थ्योरम पढ़े हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम मींस लाग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। आओ थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं, ये रोल्स थ्योरम क्या है। जैसे मान लो कोई फंक्शन है, अगर ये किसी इंटरवल में, ये फंक्शन f ऑफ x, इफ एनी फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, थोड़ा याद दिला रहा हूं हल्का सा, इफ एनी फंक्शन f ऑफ x कंटिन्यूअस इन इंटरवल a कॉमा b, ध्यान दो इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। कोई फंक्शन अगर इस क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है एंड आल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a b, और एक कंडीशन, अगर इसमें f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है, तो हम लोग बोलते हैं भाई ये फंक्शन जो है रोल्स थ्योरम के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये फंक्शन रोल्स थ्योरम के लिए वैलिड है। जैसे आप याद करो 10th स्टैंडर्ड में आप ज्योमेट्री में बीपीटी थ्योरम पढ़ते थे या पाइथागोरस थ्योरम। चलो छोड़ो, सिंपल सा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या कंडीशन है, कौन सी कंडीशंस होती थी तब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा पाते थे। उसके लिए एक जबरदस्त कंडीशन थी, ट्रायंगल शुड बी राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तभी आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर पाते थे। बस वही चीज ध्यान में रखो, अगर कोई फंक्शन कोई इंटरवल दिया है, इफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल एंड आल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। अब आपको ये थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, कंटिन्यूअस के लिए क्लोज्ड क्यों लिखा है, डिफरेंशिएबल के लिए ओपन क्यों लिखा है। ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम जल्दी से अपने क्वेश्चन पे वापस आना चाहते हैं। तो फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन दिस ओपन इंटरवल, और f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए। तब बोलते हैं भाई ये फंक्शन, रोल्स थ्योरम को अब इस फंक्शन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तब रोल्स थ्योरम बोलता है, then there exists a number c, at least one number, ये कोई नंबर है, ये कोई वैल्यू है, then there exists at least one c which lies in open interval ab such that, ये नंबर इस तरह से लाई करता है f dash c is equal to 0। अब आपको f dash c मालूम है, f dash c equal to 0। एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं ताकि आपको याद आ जाए। कोई फंक्शन है, किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसी के ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन ये तीन बातों को मान लेगा तो बोलेंगे भाई उस फंक्शन में हम लोग रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल है, वैलिड है, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो रिजल्ट है बोलता है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c which lies in this open interval such that f dash c equal to 0। अब उम्मीद है कि रोल्स थ्योरम आपको याद आ गया होगा। आओ अब क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये बोल रहा है कि भाई ये जो फंक्शन है ये रोल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये देखो इंटरवल दिया है, और ध्यान से देखो तो इस इंटरवल में अगर इससे आप मैच करो तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 दिया है, तो आपको बताना है कि भाई a और b की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये दोनों से मतलब नहीं है। हमको याद आया कि भाई ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है, ये फंक्शन अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, उससे अपना सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी भी होगा, तभी ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। और अगर मैं यहां पर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी लिखना चाहूं तो ध्यान दो, ये एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 हो जाए, सॉरी एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 हो जाएगा। यहां देखो इंटरवल a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, तो अगर एक हम लोग ये कंडीशंस देखें तो एफ ऑफ a इज इक्वल टू एफ ऑफ b होगा, तो हमने एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो, इसी फंक्शन से अगर मैं एफ ऑफ 1 निकालना चाहूं तो आप कैसे निकालेंगे? सर एकदम सिंपल है, x की जगह 1 पुट कर दो, वेरी गुड। और x की जगह 1 पुट करें, अगर x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब 1 आएगा, माइनस यहां 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इंटू -6 करेंगे -6, यहां 1 रखेंगे तो आ जाएगा +a, और इसमें तो x है ही नहीं है, ये हो जाएगा +b एंड एफ ऑफ 3। कैसे निकालेंगे एफ ऑफ 3? अरे बाबा कुछ नहीं, इसी फंक्शन में x की जगह 3 रख दो, और रखें x की जगह 3 रखोगे तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस 6x स्क्वायर, x स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे 9 इंटू 6 54 माइनस 54, यहां 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 3a, और ये +b है, वहां x ही नहीं है, तो ये हमको रिलेशन मिल गया। आओ देखें इस रिलेशन से कुछ मिलेगा क्या, क्या मिल सकता है, यहां पर जरा ट्राई करते हैं। दोनों साइड में अगर आप ध्यान से देखो ये +b है, इधर भी +b है, यानी कि अगर इस +b को मैं उधर ले जाऊं, ये +b ये इधर जाके -b हो जाएगा, b भी कट जाएगा, b से कट जाएगा, तो मैं यही कट कर दे रहा हूं। अच्छा फिर क्या बचा, 1 - 6 ये -5 हो जाएगा, +a, और इधर देखो 27 - 54, ये आपको सॉल्व करने आता है, आप 12th क्रॉस कर चुके हैं, ये आ जाएगा -27 प्लस कितना सर 3a, ये तो b से कैंसिल हो गया है। आओ टाइम बचाने का किस तरह से, फास्ट कैलकुलेशन कैसे, ये देखो a को इधर ले जाओगे तो इधर 3a है, a इधर जाके माइनस हो गया, तो बताओ इधर राइट हैंड साइड में सर 2a बचा। अब इधर देखो ये -27 इधर लाओगे +27, और ये -5 इधर पहले से है, 27 - 5, तो बताओ कितना आ जाएगा सर 22, दिस इज इक्वल टू 2a। अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकालूं तो आप ऐसे ओरल बता सकते हैं सर 2 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 22/2, दिस इज इक्वल टू a, कैंसिल हो गया, 11 आ गया, a की वैल्यू कितना आ गई 11। हमने तो a की वैल्यू निकाल लिया, b की वैल्यू बची है। अरे बाबा इसमें दोनों पूछा है, देन दी वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b दोनों की वैल्यू बताना है, तो हर एक ऑप्शन में देखो दो वैल्यू लिखा है, पहली वैल्यू किसकी a की, दूसरी वैल्यू किसकी b की। अच्छा जो बोलते हैं शॉर्टकट, अब जरा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, a की वैल्यू क्या मिल गई सर 11। आओ ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन देखो a की वैल्यू लिखा है 11 बराबर, a की वैल्यू हमने निकाला 11, क्या इसमें a की वैल्यू 11 लिखा है? नहीं लिखा है, ये ऑप्शन कट हो गया। क्या इसमें ऑप्शन सी में a की वैल्यू 11 लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा है, ये भी ऑप्शन कट। यहां बताओ डी में क्या पहली वैल्यू जो a की होनी चाहिए 11 लिखा है क्या? नहीं लिखा है, ये भी कट गया, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। सर लेकिन आपने बी की वैल्यू निकाला ही नहीं। अरे छोड़ो ना, ए की वैल्यू निकाला, ए की वैल्यू आई 11। अब ए की वैल्यू आई 11, तो ए की वैल्यू 11 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है। टाइम बचाने का यही मूल मंत्र है, इसी तरह से आपको सोचना है। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा है? सॉरी, हाँ, इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन x³ + ax² + bx, इसमें भी वही रोल्स थ्योरम, वापस से मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी हमने समझा था। x³ + ax² + bx, ये हमारा फंक्शन दिया है, फंक्शन बोले तो f ऑफ x क्या दिया है? x³ + ax² + bx दिया, लेकिन सर इसमें इंटरवल नहीं दिख रहा है।
अरे इंटरवल बाबा यक्स की वैल्यू होती है, देखो यहां पर लिखा है यक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 2। ये जो लिखा है यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1,2 लिख सकते हैं। तो ये देखो इंटरवल दिया है अपने को, हमको इंटरवल भी मिल गया। फिर बोल रहा है ये जो फंक्शन है रोज थ्योरम को होल्ड कर रहा है, और कौन से पॉइंट पे, ये देखो 4/3, देन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब जब कोई फंक्शन, ध्यान दो, कोई फंक्शन रोज थ्योरम को होल्ड करता है तो क्या क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है। तो यहां देखो ए क्या है 1 है, बी क्या है 2 है, यानी कि इस क्वेश्चन में एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 होगा। वेरी गुड, ये समझ गए। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उसमें बोला है, और होल्ड कर रहा है किस वैल्यू के लिए, 4/3 के लिए। जो आप याद करो, जो आपने सी लिखा था, इसका मतलब एफ डैश 4/3 को इसने बोला है भाई ये 0 होगा। आओ ये दोनों कंडीशन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो यहां मैं वापस लिख दे रहा हूं एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, इसी फंक्शन में एक्स की जगह 1 रख दो। ये देखो यहां पर 1 रखोगे 1 का क्यूब 1 आएगा, प्लस यहां पर 1 रख दिया तो ये हो जाएगा प्लस ए, यहां पर 1 रख दिया तो सर ये हो जाएगा बी। ये हो गया एफ ऑफ 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 भी निकालना है। राइट हैंड साइड क्या है, एफ ऑफ 2 है। अब एक्स की जगह 2 रख दो, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, यहां 2 रखा 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए, ये हो गया 4a, यहां 2 रखा तो ये हो जाएगा 2b। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ध्यान से देखो टाइम कैसे बचेगा। मेरा काम है यही आपको सिखाना, यही आपको बताना। ये देखो 4a है, a को इधर ले जाओगे माइनस होगा सर, यहां हो जाएगा 3, b को इधर ले जाओगे 2b में से b माइनस होगा, ये जाएगा b। इधर देखो 1 है, 8 को इधर लाओगे 1 माइनस 8 हो जाएगा -7। इसको हमने बोल दिया कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, चल यहां जो दो कंडीशन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, इससे तो हमने एक इक्वेशन निकाल लिया ए और बी में। दूसरा देखते हैं, एफ डैश 4/3 बोल रहा है कि 0 है, तो इसके लिए अपने को सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना है। क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स, फिर एक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे 4/3, और एफ डैश एक्स निकाल लें। एंड नाउ एफ डैश एक्स, ये देखो हमारा यही एफ ऑफ एक्स है। एफ डैश एक्स, डैश का मतलब समझ रहे, डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालो तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, ax स्क्वायर का हो जाएगा 2ax, bx का b हो जाएगा, x का 1 आता है आपको मालूम है। अब इसमें क्या बोला है, एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है। अब हमको मालूम है कि एफ डैश सी, यहां पर c की जगह बोला है 4/3 इक्वल टू 0, यहां x की जगह पर 4/3 रख के 0 कर दो, और रखते हैं 3x स्क्वायर। ये देखो 3x स्क्वायर, x की जगह क्या 4/3 का स्क्वायर, ओके, प्लस 2a, x की जगह सर 4/3, प्लस यहां पर क्या b है, प्लस b। अब बोल रहा है भाई एफ डैश 4/3 क्या होगा 0, तो दिस इज इक्वल टू 0। और थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। यहां देखो थोड़ा कैलकुलेशन ना ओरल करने का, मन में करने का। ये देखो कितना होगा 16 होगा, यहां कितना होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 16/3। क्या हो जाएगा 16/3। यहां देखो 2 4 जा 8a/3 हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू 0 हो गया। अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो ये 3 कट जाएगा, यहां पर 16, ये 3 कटेगा 8a, यहां पर आ जाएगा 3b, और जब इसको 3 से इंटू करोगे 3 0 जा 0, तो ये बताओ 8a प्लस 3b, और ये प्लस 16 को इधर कर दूं तो हो जाएगा -16। अब देखो दूसरा इक्वेशन हमारा यहां पर रेडी हो गया। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो हम ना कोशिश करेंगे पहले ए की वैल्यू निकालेंगे। जैसे थोड़ा सा शॉर्टकट आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन का याद होगा, हमने ए की वैल्यू निकाला तो एक ही ऑप्शन में वो मैच कर रहा था, ऐसे ही पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे, क्या पता वही कुछ ट्रिक काम कर जाए। अच्छा ये देखो 8a प्लस 3b इक्वल टू -16, ये एक इक्वेशन, और इसको मान लो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। यहां पर देखो b लिखा है b, और यहां पर 3b। अगर मैं कोएफिशिएंट को इक्वल करूं,
इक्वेशन 1 को मैं किससे इंटू कर दूं सर? 3 से कर दो। 3 से करोगे बी का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। किसमें इंटू करना? इक्वेशन 1 में। तो 3 3 जा कितना हो गया? 9a प्लस 3 इंटू बी हो जाएगा 3b इक्वल टू 3 7 जा 21 माइनस 21। ये नया इक्वेशन बना दो 3। अब देखो यहां 3b था, यहां भी 3b आ गया, कोएफिशिएंट सेम कर लिया। ये पूरे इक्वेशन को इसके नीचे लिख दो, 8a प्लस 3b इज इक्वल टू क्या? -16। ये इक्वेशन 2 है। अब यहां ध्यान से देखो, अब मैं तो फालतू में ये बता रहा हूं, अभी ये तो आपको ऐसे आंख बंद करके आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, एक इसका कोएफिशिएंट इक्वल है, इसको अपने को कैंसिल करना है तो माइनस करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आपको मालूम है। माइनस करते हैं साइन चेंज होगा। ये देखो माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये हो जाएगा प्लस। ये 3b प्लस 3b माइनस 3b से कैंसिल। 9a माइनस 8a, देखो a आ गया, 9 में से 8a निकाल दो, a आएगा। इधर देखो, इधर -21 प्लस 16, तो बताओ -5 आए क्या? -5, यस, a की वैल्यू -5 आ गई। अब हम ऑप्शन में नजर डालेंगे, कहीं उसी तरह की सेटिंग इसमें भी तो नहीं है। अच्छा, पहले इसमें जो भी आंसर दिया है, पहले a की वैल्यू है फिर b की, क्योंकि इसी ऑर्डर में पूछा। ये देखो रिस्पेक्टिवली लिखा है। a की वैल्यू कितना होनी चाहिए? -5। आओ देखते हैं -5 कहां मिलेगा। -5 खोजते हैं। a की वैल्यू 5 है, पहला ऑप्शन कट। a की वैल्यू -8 दिया, a भी कट। a की वैल्यू 8 दिया है, a भी कट। a की वैल्यू -5, ये देखो ऑप्शन डी करेक्ट है। b हमको निकालना ही नहीं पड़ा। मस्त है, ये ट्रिक आप याद रखो, अपने को ऐसे टाइम ऐसे बचाना है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लेट f बी अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। एक फंक्शन f है, कंटिन्यूअस है, और क्या है सर? डिफरेंशिएबल भी है। अच्छा, किसके लिए? फॉर ऑल x की किसी भी वैल्यू के लिए। f ऑफ 1 दिया है 1, f डैश x इज लेस देन आर इक्वल टू 5 दिया है। फॉर ऑल x, किसी भी x के लिए ये वैल्यू दिया है, f डैश x इज लेस देन आर इक्वल टू 5। लेकिन वो x, ध्यान रखना, फॉर ऑल x, ये ध्यान रखना, x किस में होना चाहिए? इसी इंटरवल में होना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई होगा। बोल रहा है कि f डैश x इज लेस देन आर इक्वल टू 5 फॉर ऑल x which is lie in this interval, then the maximum value of f of 5। तो f of 5 की मैक्सिमम वैल्यू बताना है। क्वेश्चन टेक्निकल है, एक्चुअली इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अप्लाई करें। अगर आपको लाग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम याद हो, लाग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम लोग शॉर्टकट में मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम, और थोड़ा आपको याद दिलाऊं क्या है मीन वैल्यू थ्योरम। अगर कोई f ऑफ x, कोई फंक्शन है, इफ एनी फंक्शन f ऑफ x, अगर ये क्या है? कंटिन्यूअस है। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। किसमें? इन क्लोज्ड इंटरवल a b। और दूसरा क्या होना चाहिए भाई? दूसरा ये डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। यही फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल। किसमें? ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। बस इसमें अगर कोई फंक्शन इन दो बातों को मान लेगा, कोई फंक्शन अगर इन दो बातों को मान लेगा मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। अगर कोई फंक्शन ये दोनों बातों को मान लेगा तो उसमें, उस फंक्शन में हम लोग लाग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो बोलते हैं वैलिड है। अच्छा, मान लो कोई फंक्शन ये दोनों बातों को मान लिया, तब क्या होगा? जैसे कोई ट्रायंगल इस बात को एक्सेप्ट कर ले, भाई मैं राइट एंगल ट्रायंगल हूं, तब क्या होगा? तब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अच्छा, लगाएंगे तो कोई रिजल्ट मिलता है ना। क्या रिजल्ट मिलता है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स, ये उसका रिजल्ट है। भाई हम यहां से समझ गए, इस फंक्शन में अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा? तो इसका रिजल्ट बोलता है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी, कम से कम एक सी ऐसा मिलता है जो इस इंटरवल में होता है, सच दैट, इस तरह से f डैश सी इज इक्वल टू होगा f ऑफ बी माइनस f ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये है हमारा मीन वैल्यू थ्योरम। ऐसे हम लोग इसको अलजेब्रा के हिसाब से ऐसे समझते हैं, बाकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो थोड़ा सा अलग, इसको मतलब दोनों थ्योरम एक ही है, ज्योमेट्रिकली समझते हैं तो थोड़ा अप्रोच अलग है। देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको ज्योमेट्रिकली भी समझेंगे इस थ्योरम को। फिलहाल उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई फंक्शन अगर इन दो बातों को मान लेगा बोले तो कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है,
तो थ्योरम बोलती है, थ्योरम का रिजल्ट क्या होता है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी, कम से कम एक सी, सी मतलब कोई कांस्टेंट, कोई वैल्यू है और ऐसी वैल्यू है जो इस इंटरवल में लाई करती है, इसके बीच में कहीं लाई करती है, सच दैट, तो ये जो वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी एफ डैश सी इज इक्वल टू ये होता है, ये हमारा थ्योरम है। आओ इसमें बोल रहा है कि भाई एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 दिया है एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 5 दिया है। ये देखो इंटरवल यहां दिया है, अगर मैं ये रिजल्ट को ध्यान में रखूं, ये रिजल्ट को ध्यान में रखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि एफ ऑफ बी, बी बोले तो 5, एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ ए बोले तो 1 अपान में बी माइनस ए बोले तो 5 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू एफ डैश सी। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? अगर इतनी बात समझ में आई तो क्वेश्चन एकदम से सिंपल है। एफ ऑफ 5 इसको ऐसे रहने दो, क्यों ऐसे रहने दो? अरे ये देखो एफ ऑफ 5 की मैक्सिमम वैल्यू ही तो पूछ रहा है, उसको ऐसे रहने दो, माइनस एफ ऑफ 1, ये देखो एफ ऑफ 1 आपको दिया है, क्या दिया है 1 डिवाइड बाय 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, दिस इज इक्वल टू एफ डैश सी। अब यहां से थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है जिसको आपको दिमाग लगा के अच्छे समझना, ध्यान दो एफ डैश एक्स अपने को दिया है लेस देन आर इक्वल टू 5, इसका अगर आप मतलब समझ गए, इसका अगर आप मतलब समझ गए तो आपको क्वेश्चन एकदम आसान लगेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई ये जो फंक्शन है, मान लो उसका कर्व यहां पर है, यहां पर ऐसे मान लो कर्व है, ये अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे बनाए तो आपको मालूम यहां 1 बनाए, यहां 5, बोल रहा है कि भाई इस इंटरवल में इंटरवल दिया है, ध्यान दो, इस इंटरवल में यक्स की कोई भी वैल्यू जो इस इंटरवल में हो, एफ डैश एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 5, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो आपको मालूम है कि सर ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है स्लोप होता है। बोल रहा है कि इस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पर अगर आप स्लोप निकालो, किसका स्लोप? टेंजेंट का, तो उस टेंजेंट का स्लोप मैक्सिमम कितना होगा 5 या 5 से छोटा होगा। अब ध्यान दो यहां पर ये जो एफ डैश सी है, सी भी तो उसी इंटरवल में लाई कर रहा है ना, सी भी तो उसी इंटरवल का कोई वैल्यू है, उसी इंटरवल में लाई करने वाली कोई वैल्यू है, तो यहां पर एफ डैश सी दिस इज आल्सो लेस देन आर इक्वल टू 5। अब देखो एफ डैश सी, यही इस क्वेश्चन का यही ट्विस्ट पॉइंट है कि आप इसको समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। तो यहां से उम्मीद है कि आप समझ गए रहेंगे। एफ डैश एक्स बोला कि भाई एक्स जो है इसी इंटरवल में और इसकी वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 5 है, तो हम ये डैश का मतलब समझते हैं स्लोप है, और इसका मतलब उस इंटरवल में उस कर्व पर कहीं भी आप स्लोप निकालोगे, बोल रहा है कि भाई मैक्सिमम 5 या 5 से छोटा होगा, यानी एफ डैश सी की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 5 होगी। और एफ डैश सी तो हमने ये देखो निकाला, क्या इसकी जगह मैं लिख दूं एफ ऑफ 5 माइनस 1 अपान 4 दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन में बस समझने वाली चीज यही है, अगर आप ये चीज समझ गए तो आपको एकदम सिंपल लगेगा। अब देखो यहां ध्यान से, एफ ऑफ 5 माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू, ये 4 को इधर कर दो तो हो जाएगा 20, मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर आप यहां से एफ ऑफ 5 निकालो लेस देन आर इक्वल टू, माइनस 1 इधर जाके प्लस हो गया 21। अब यहां से जरा सोचो, एफ ऑफ 5 लेस देन आर इक्वल टू 21, इसका क्या मतलब हुआ? एफ ऑफ 5 जो है ये 21 होगा या उससे छोटा होगा, 21 होगा या उससे छोटा होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 21 होगी, उससे बड़ी नहीं हो सकती, छोटी ही होगी। तो 21, एफ ऑफ 5 की मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 21, तो ऑप्शन डी दिया है। क्या बोलते हो, बात समझी क्या? ऐसे ही आपको रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम ऐसे ही आपको चकमा देते हैं, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। चलो आगे वाला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, the abscissa of the points of the curve y is equal to x cube are in the interval, a closed interval -2, 2 लिखा है, where the slope of the tangents can be obtained by, ये देखो बाय मिस्टेक ये प्रिंट हो गया है, टाइप हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, obtained by mean value theorem for this interval r। अब देखो मैं कई बार बोल चुका हूं कि क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन करते हैं, इस तरह से सेंटेंस लिखते हैं
कि ऐसा लगता है कि क्या मालूम कहां का क्वेश्चन है और क्या मालूम क्या निकालना है, ये भी नहीं समझ में आता। चलो आओ पहले इसका मतलब समझाऊं। एब्सिसा क्या होता है, जैसे अब देखो उसकी जगह सिंपल वर्ड भी होता है, वो भी लिख सकते थे, नहीं, लेकिन उनको तो बच्चों से दुश्मनी है, बच्चों को परेशान करना है, इसके लिए एब्सिसा लिख दिए। आओ जैसे मान लो कोई कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट आपको मालूम, जैसे लिख दिया 3,5, हमको मालूम है सर इसको बोलते हैं यक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं यक्स कोऑर्डिनेट। यक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। 5 को क्या बोलते हैं, 5 को सर सिंपली बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। बस यक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम है एब्सिसा, एक और नाम क्या है, एब्सिसा। और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है एक और नाम है इसका ऑर्डिनेट, बस नाम का फर्क। चाहे इसी को 3 को यक्स कोऑर्डिनेट बोल दो, चाहे बोल दो एब्सिसा है, या 5 को वाई कोऑर्डिनेट बोल दो और चाहे बोल दो सर ये ऑर्डिनेट है, एक ही मतलब है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया। चलो इसका काम खत्म, एब्सिसा अपने को समझ में आ गया। लेकिन ध्यान दो एब्सिसा इसके लास्ट में ई लगा है, तो एब्सिसा का एक प्लूरल है, यानी एक से ज्यादा एब्सिसा अपने को मिल सकते हैं, यानी एक से ज्यादा यक्स कोऑर्डिनेट मिल सकते हैं, ऐसा पूछ रहा है। द पॉइंट्स ऑफ द कर्व, इसी कर्व पर एक ऐसे पॉइंट का यक्स कोऑर्डिनेट्स बताओ। अब मैं एब्सिसा आपको कंफ्यूज करने के लिए बार बार नहीं बोल रहा हूं, मैं यक्स कोऑर्डिनेट्स बोल रहा हूं, तो आप क्या समझोगे, एब्सिसा। ओके, ये देखो ये कर्व दिया है y = x³ r इन द इंटरवल, इस इंटरवल में वेयर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स, टेंजेंट का स्लोप कैसे निकाला गया है, ऑब्टेन्ड बाय, ये 5 कुछ नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। टेंजेंट्स कैन बी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट्स एक से ज्यादा टेंजेंट्स हो सकते हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस इंटरवल r। तो आपको यक्स कोऑर्डिनेट बताना है। इसके पहले हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम डिस्कस कर रहे थे, अब यहां काम आ गया कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे मान लो ये जो हमारा फंक्शन है, अगर मैं इसका कर्व बना दूं, मान लो हमने ऐसे कर्व बना दिया और यहां पर मालूम है आपको, यहां पर -2 लिख दिया और यहां पर हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। और मैं अगर इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो जो इसका स्लोप होगा, लाग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जरा समझो। ये मान लो a लिख दूं, यहां पर b लिख दूं, तो ये स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, ये जो स्लोप ऑफ ए बी है, लाग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है कि भाई ये जो इसका स्लोप होगा इस कर्व पर, अब ध्यान रखना, इस कर्व पर कम से कम आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, कम से कम एक पॉइंट, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, तो हमने ग्राफ ऐसे बनाया है, कम से कम बोल रहा है कि भाई एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस टेंजेंट का स्लोप और इस डायरेक्ट जो ज्वाइन करते हैं इसका स्लोप दोनों इक्वल होगा। सबसे सिंपल वे में आपको मीन वैल्यू थ्योरम समझा रहा हूं। कोई कर्व किसी इंटरवल में है, मान लो यहां -2 है एक्स एक्सिस पे, ऐसे -2 है, यहां +2 है, तो कर्व मान लो इस इंटरवल में इतना उसका पार्ट आ रहा है, तो जो ए बी का हम डायरेक्ट स्लोप निकालेंगे, बोल रहा है भाई जितना स्लोप ए बी का आएगा उतना ही स्लोप इसके बीच में कर्व पर कोई तो कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा, कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा जहां पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसके स्लोप के बराबर होगा। यानी हम बोल सकते हैं इस AB के पैरेलल ये टेंजेंट होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। क्या कॉन्सेप्ट समझा क्या? ये बोल रहा है कि इस फंक्शन का इस इंटरवल में स्लोप कैसे निकाला गया है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम से क्या निकाला गया है, स्लोप निकाला गया। अब हमको मालूम है कि हम मीन वैल्यू थ्योरम से ऐसे निकालते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपान होता है बी माइनस ए, ऐसे। अरे इसके पहले डिस्कस किया। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी which is lies in open interval such that f dash c is equal to this। फार्मूला याद है आपको? यानी कि ये स्लोप निकाल है, फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप होता है, तो f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b। फंक्शन क्या है? अरे बाबा y इज इक्वल टू x क्यूब है, y इज इक्वल टू x क्यूब मतलब ये f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x क्यूब। अब अगर x की जगह हम लोग यहां पर देखो a और b की वैल्यू देखो, a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू क्या है सर 2 है, b की वैल्यू 2 है। अगर यहां मैं 2 रख दूं, बताओ 2 का क्यूब कितना आ गया सर 8 आ गया, माइनस f ऑफ a की वैल्यू क्या है -2, अगर यहां -2 रख दूं तो सर -8 आएगा।
अपान में बताओ बी की वैल्यू कितना है, 2 है, माइनस ए की वैल्यू क्या है, -2 है। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व करें, ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 8 आएगा 16, नीचे भी प्लस हो गया, ये आ जाएगा 4। अब इसको कट कर दो, आ गया 4, यानी f' इज इक्वल टू आ गया क्या, इज इक्वल टू आ गया 4। तो हमने क्या कंसीडर किया, थोड़ा सी पे डिस्कस कर लें। सी कम एक ऐसा पॉइंट होता है, देयर एग्जिस्ट सी एट लीस्ट वन सी विच इज लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल -2, तो हमने मान लिया भाई जो पॉइंट एब्सिसा पूछ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, हमने मान लिया भाई पॉइंट सी पे यही है। अब हम पॉइंट सी निकालेंगे कि वो कौन सा पॉइंट है। तो ये देखो, ये जो हमने स्लोप निकाला, ध्यान दो, ये स्लोप हमने कैसे निकाला है, बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि छोड़ो मीन वैल्यू थ्योरम को, मारो गोली, आप ऐसे पॉइंट सी पे स्लोप निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? चलो इसको इक्वेशन 1 बना दिया। एफ ऑफ एक्स बताओ क्या दिया, सर ये तो x³ दिया है, तो बताओ f' क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 3x²। डैश का मतलब हम समझ, अब हम नॉर्मल मेथड से स्लोप निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल के। f' यानी इस कर्व का जो जनरल स्लोप है वो है 3x²। अगर हमको पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहिए, पर्टिकुलर पॉइंट सी पर चाहिए, तो x की जगह मैं x की जगह c लिख दूं, तो स्लोप मिल जाएगा सर 3c² हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, क्या ये स्लोप और ये इक्वेशन 2 मान लो, क्या दोनों स्लोप आप इतना इमेजिन कर पा रहे हो कि सर ये वाला जो स्लोप हमने नॉर्मल मेथड से निकाला और ये मीन वैल्यू थ्योरम से, सर ये तो दोनों स्लोप तो इक्वल होगा, क्योंकि सेम उसी पॉइंट पे निकाला है। बस यही कॉन्सेप्ट, इसको इक्वल कर दो, तो ये हो जाएगा 3c² इज इक्वल टू 4। तो c² इज इक्वल टू निकालोगे 4/3, फिर c की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का नहीं निकलेगा तो रूट में 3 लिख दिया, बस ये c की वैल्यू हो गई, +-2/√3, +-2/√3 ऑप्शन सी दिया है। अब ज्यादा डिटेल आपको नहीं समझाऊंगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता। अब यहां पर ऐसा कंफ्यूज मत होना सर यहां तो सी की 2 वैल्यू मिल गया, तो इसके थ्योरम में बोला गया है भाई कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 सी, कम से कम एक सी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, एक सी से ज्यादा हो सकता है, यानी एक वैल्यू से ज्यादा, यानी कि 2 वैल्यू हो सकती। अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो ये देखो ऐसा डायग्राम बनाया था, अगर मैं यहां पर ये जो कर्व हमने बनाया, ये जो कर्व यहां पर बनाया, कर्व में देखो ये देखो ऐसे बना दूं तो एक टेंजेंट यहां से खींच सकता हूं इसके पैरेलल, एक टेंजेंट यहां से खींच सकता हूं, ये देखो ये दोनों का स्लोप इक्वल होगा, ये दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो अपने को x एब्सिसा पूछ रहा है, देन c वो एब्सिसा यानी वो x कोऑर्डिनेट c होगा +-2/√3। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पकड़ो, क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट पकड़ो तब बात बनेगी। चलो आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द फंक्शन f ऑफ x, भाई एक फंक्शन दिया है f ऑफ x ये दिया है, सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम के सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, किस इंटरवल में, इस इंटरवल में, देन c इज, तो अपने को बोल रहा है कि भाई आप c की वैल्यू बता दो, आप c की वैल्यू बताओ। अच्छा अगर ये इस इंटरवल में, इंटरवल देखो ध्यान से, अगर इस इंटरवल में कोई फंक्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है तो सर हम समझ गए f ऑफ -3 इज इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ 0। एक तो ये हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 c सच दैट f' इक्वल टू 0। ध्यान देना ये रोल्स थ्योरम है, f' इक्वल टू 0। मीन थ्योरम में f' इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a होता है, मीन लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में, लेकिन रोल्स थ्योरम में f' इक्वल टू 0। अच्छा अगर ये वाला कंडीशन से हम लोग जरा देखें क्या जल्दी आएगा क्या। अच्छा f ऑफ x क्या दिया है, सर f ऑफ x दिया है x इंटू x प्लस 3 इंटू e रेज टू माइनस x/2। अच्छा इस x को अगर मैं यहां इंटू कर दूं तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x इंटू e रेज टू माइनस x/2। अब यहां से निकाल लो f', उम्मीद है कि डेरिवेटिव निकालने आपको आता होगा। ये देखो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, चाहे तो यहां पर आप लॉग ले सकते हैं, जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। ये देखो पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन, दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन है,
फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव वही होता है, e रेज टू एक्स ही होता है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e रेज टू माइनस एक्स अपॉन टू। लेकिन सर एक मिनट, इसके पावर में तो सिर्फ एक्स नहीं है, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स होता है, लेकिन अगर एक्स के अलावा कुछ हो गया यानी कि कंपोजिट बन रहा है तो उस कंपोजिट का वापस से डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहां देखो माइनस एक्स बाई टू, माइनस एक्स बाई टू, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1/2 इंटू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा सर माइनस 1/2। वेरी गुड। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब क्या करें, अब लिखेंगे सेकेंड फंक्शन। क्या है सेकेंड फंक्शन, e रेज टू माइनस एक्स बाई टू है इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये रहा आपका पहला फंक्शन, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 3 हो जाएगा। ये देखो 2x प्लस 3 हो गया। हाँ अब देखो ध्यान से जरा, बोला भाई एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, अपने को वही सी पूछ रहा है। और थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई करें तब सी रखें, एफ डैश सी, एफ डैश सी। यहां देखो कितने टर्म है, सर हमको तो 2 दिख रहा है, हमको भी 2 ही दिख रहा है। ये देखो पहला टर्म और यहां से दूसरा टर्म, क्या कुछ कॉमन उमन लेने लायक है क्या? बिल्कुल है। ये देखो e रेज टू माइनस एक्स बाई टू, ई रेज टू माइनस एक्स बाई टू, आओ इसको कॉमन ले ले, कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले ले, e रेज टू माइनस एक्स बाई टू कॉमन ले लो यहां। अच्छा ये कॉमन लिया आपने तो बचा क्या, सर ये देखो यहां माइनस 1/2 बचेगा और यहां से बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, बहुत बढ़िया। अच्छा यहां जब आपने कॉमन ले लिया e रेज टू एक्स बाई टू, तब बताओ क्या बचेगा, सर यहां 2x प्लस 3 बच रहा है। वेरी गुड, सिंप्लीफाई कर लिया। अच्छा यहां सी लिख दिया था, जाने दो अभी नहीं, अब अगले स्टेप में सी लिख रहा हूं, यहां एक्स ही रहने दो। एफ डैश सी, एफ डैश सी का मतलब समझे क्या? अरे बाबा कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह सी लिख दो। तो यहां पर बताओ e रेज टू माइनस सी बाई टू हो जाएगा, यहां माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर नहीं सी स्क्वायर, एक्स की जगह सी स्क्वायर प्लस 3c, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2c प्लस 3 हो जाएगा। अब बोल रहा है भाई कंडीशन के हिसाब से जो हमने डिस्कस किया था एफ डैश सी क्या 0, अब इसको 0 कर देते हैं, अब इसको 0 कर देते हैं डायरेक्ट यहां पर। ये एफ डैश सी की वैल्यू इसको इक्वल टू 0 कर दिया, इक्वल टू 0। अच्छा शॉर्टकट में ऐसे जरा समझो, ये देखो एफ डैश सी की वैल्यू है, ये पूरा एफ डैश सी की वैल्यू है, इसको हमने कर दिया इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड में 2 फैक्टर है, कितने फैक्टर्स हैं 2, e रेज टू माइनस सी बाई टू, और ये वाला जो ब्रैकेट में लिखा है यहां से यहां तक जो लिखा है। अच्छा जब प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका मतलब या तो पहला फैक्टर 0 होगा या तो दूसरा, या तो दोनों 0 हो सकता है। अब ध्यान से देखो, ये जो e रेज टू माइनस सी बाई टू है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? ये जो e होता है आपको मालूम, इसकी वैल्यू जो होती है लगभग 2.2718 होती है, इसको बोलते हैं यूलर्स नंबर, यूलर्स नंबर, एंड दिस इज इक्वल टू 2.718। तो इसमें कुछ भी पावर लगाओगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आता है, निगेटिव भी नहीं आता, भले इसका पावर माइनस में हो। तो ये तो 0 नहीं हो सकता, ये कंफर्म हो गया, ये 0 नहीं हो सकता। तब क्या 0 हो सकता है, तब ये 0 हो सकता है। अब इसको 0 कर दूं, -1/2 ब्रैकेट में लिखा है सी स्क्वायर प्लस 3c प्लस 2c प्लस 3। अब इसको हमने कर दिया इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना, यही आपको सॉल्व करना है। अगर आपने इसको ढंग से सॉल्व कर लिया तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, और मिलेगी क्यों नहीं, सॉल्व करने तो आता ही। और -1/2 से इंटू कर दूं, -1/2 से क्या कर दूं इंटू, -1/2 इंटू सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, सर -1/2 सी स्क्वायर आएगा। अच्छा यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस, कितना आ गया, -3/2 सी आ गया। अच्छा ये क्या लिखा आगे, आगे लिखा है सर 2c और प्लस 3 लिखा है, दिस इज इक्वल टू 0। यहां देखो अपान में जो 2 है इसको खत्म करने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, तो सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में तो है ही है 2 डिनोमिनेटर में है, इसको खत्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां होगा -c स्क्वायर, यहां होगा -3c, 2 कट जाएगा, यहां हो जाएगा 2 2 जा 4c, यहां हो जाएगा 2 3 जा 6, दिस इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये मिल गया। तो इसके बाद थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, -c स्क्वायर, ये देखो -3c प्लस 4c क्या आ जाएगा, सर +1c आ जाएगा। वेरी गुड, प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
अब देखो नॉर्मली हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका जो स्क्वायर का टर्म होता है प्लस में लिखते हैं, तो ये देखो माइनस में है, पूरे इक्वेशन को ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां देखो प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस सी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको फैक्टर निकालने आता है, तो सी स्क्वायर माइनस 3c प्लस 2c माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर मैं c कॉमन ले लूं, c माइनस 3 बचेगा, 2 कॉमन ले लूं, c माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। फिर वापस से c माइनस 3 कॉमन ले लिया, फिर बच रहा है c प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। अब 10th में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपने किया है, दो फैक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो एक बार इसको इक्वल टू 0, एक बार इसको इक्वल टू 0। जब आप पहले फैक्टर को 0 करोगे, इसको c माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से देखो आपको मिलेगा c इक्वल टू 3 मिल गया, एक वैल्यू हो गई। और जब आप इसको इक्वल टू 0 करोगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 2, c की वैल्यू मिल गई 3 और c की वैल्यू मिल गई माइनस 2। अब जरा यहां पर आओ, ऑप्शन पे नजर डाले हम लोग, ऑप्शन पे नजर डाले हम लोग। अगर ऑप्शन पे नजर डालते हैं तो c की वैल्यू 3, c की वैल्यू 3 दिया है, जो हमने निकाला c की वैल्यू 3, c की वैल्यू माइनस 2। अब आपको लॉजिकली कुछ समझना नहीं है, c की वैल्यू 3 दिया ही नहीं है, c की वैल्यू माइनस 2 दिया है, तो यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? c, ऑप्शन c करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन c करेक्ट है। अच्छा थोड़ा लॉजिक देखो, मान लो थोड़ी देर के लिए सपोज करो कोई एक ऐसा ऑप्शन होता जिसमें ये भी वैल्यू दे दिया होता, तब आप क्या करते? अरे बाबा ये देखो, ये जो c है ना, इसी इंटरवल में लाई कर रहा है, इस इंटरवल में लाई कर रहा है। अगर ये वाला इंटरवल देखो, नंबर लाइन ऐसे बना दो, यहां पर -3, यहां पर मैं लिख दूं 0, -3 से 0, इसके बीच में -2 आएगा लेकिन 3 नहीं आएगा। इसका मतलब हमको यही लेना है, -2 ही लेना है। भले एक ऑप्शन, मान लो मैं ये ऑप्शन ए कट करके यहां पर ऑप्शन ए में एक वैल्यू लिख दूं, क्या लिख दूं? 3 लिख दूं, फिर भी ये आपको लेना ही नहीं है। कॉन्सेप्ट समझो, c की वैल्यू -2 और c क्या है? ये ऐसा पॉइंट है, ऐसी वैल्यू है जो इसी इंटरवल में लाई करेगी। तो -3 से 0 के बीच में -2 आएगा कहीं न कहीं, लेकिन 3 नहीं आएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मालूम पड़ रहा है तो आपको लॉजिकली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे वाला एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। अब आ गए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश सी। तो क्या ज्यादा रीड करने का, मीन वैल्यू थ्योरम में तो ऐसे ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए दिया है 0, बी दिया है 1/2 और अपना फंक्शन दिया है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये फंक्शन दिया है। तो बोल रहा है भाई आप c की वैल्यू बताओ। ये 4 ऑप्शन दे दिया, इसमें से कौन सी वैल्यू c की होगी? आओ ट्राई करते हैं इसको। ये जो f ऑफ x है ना, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। अगर मैं x से इंटू कर दूं, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x इंटू क्या? x माइनस 2। अब ये दोनों को इंटू कर लो, x स्क्वायर इंटू x, सर x क्यूब आएगा, x स्क्वायर इंटू -2 x स्क्वायर आएगा। फिर इसका सेकेंड टर्म ले लो, आपको मल्टीप्लीकेशन आता है, -x इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस, यहां आ जाएगा +2x। ये देखो x क्यूब, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर प्लस 2x। हमने जो फंक्शन दिया था ना, उसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये अपने को मिल गया f ऑफ x, यानी फंक्शन ये है हमारा। अब इसमें क्या दिया है? बोल रहा है कि ये तो फार्मूला अपने को मालूम है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। अच्छा ठीक है, f डैश c इक्वल टू f ऑफ b समझ रहे क्या? 1/2। ये देखो f ऑफ x है, यहीं से हम x की जगह 1/2 रखेंगे, यहां पर देखो x की जगह 1/2 रख देंगे तो अपने को मिल जाएगा f ऑफ b। और 1/2 रखते हैं, इसमें 1/2 रखते हैं। बताओ 1/2 यहां रखोगे, 1/2 का क्यूब क्या बोलते हो? 1/8 लिख दूं क्या? सर लिख दो, -3x स्क्वायर, x की जगह 1/2 रखोगे तो 1/4 आएगा, तो यहां क्या बोलते हो? -3/4 लिख दो, लिख दो। यहां पर जब आप 1/2 रखोगे तो 2 से कटेगा, यहां बताओ 1 आ जाएगा। ये देखो, ये इसका न्यूमरेटर हो गया। डेनोमिनेटर में क्या लिखा है? डेनोमिनेटर मतलब ये पूरा न्यूमरेटर डिवाइड बाय, तो देखो मैं यहां बना दे रहा हूं, डिवाइड बाय b माइनस ए, b की वैल्यू 1/2 है, माइनस ए 0 करोगे तो यहां पर आएगा 1/2। बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, f डैश c इज इक्वल टू, आओ देखो जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करोगे। इसका डिनोमिनेटर सर 8 है, यहां 4 है, तो यहां देखो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहां 8 हो गया। सर यहां 1 है तो नीचे 8 लिख दो, ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर दो।
अब देखो सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया सर 8 हो गया, यहां न्यूमरेटर क्या है 1 माइनस 3 टू जा कितना 6, यहां पर 8 1 जा 8, ये आपका न्यूमरेटर, दिस इज डिवाइड बाई 1/2, 8 प्लस 1 9, 9 में से 6 माइनस कर दो 3/8 आएगा। ये देखो जो डिवाइड है इंटू करके 2/1 लिख दो, इसको कट करोगे तो 4 आ जाएगा, 3/4 आ गया। ये किसकी वैल्यू आपने निकाला सर, एफ डैश सी निकाल लिया 3/4, एफ डैश क्या निकाल लिया 3/4। अच्छा आओ एफ डैश सी हम इसका डेरिवेटिव निकाल के एफ डैश सी निकालते हैं, तब दोनों को करेंगे इक्वल। ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट। अब यहां से अगर मैं निकाल लूं एफ डैश एक्स निकाल लूं, क्या निकाल लूं एफ डैश एक्स, तो बताओ कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 3x², ये आ जाएगा 3 2 जा 6x और ये आ जाएगा 2। अच्छा एफ डैश सी निकाल लो, क्या करना होगा x की जगह c रख दो, ये हो गया 3c² माइनस 6c प्लस 2। अब ध्यान से देखो एफ डैश सी ये है, एफ डैश सी ये है, क्या दोनों की वैल्यू को इक्वल कर दो, कर दो, और जैसे ही आप इक्वल करोगे सॉल्व करके अपने को c मिल जाएगा। आओ तो यहां पर मैं इक्वल कर दे रहा हूं, थोड़ा सा साइज में ऐसे देखो छोटा कर दिया ताकि यहां पर मैं स्पेस बना पाऊं। ये दोनों वैल्यू को इक्वल कर दो, 3c² माइनस 6c, 3c² माइनस 6c प्लस क्या है सर 2 है, दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू 3 कितना 4। अच्छा ये देखो अपान में 4 है, ये 4 को इधर लाओगे तो इंटू हो जाएगा, 4 3 जा 12c² और 4 6 जा 24c, 4 2 जा 8, यहां पर आ जाएगा 3, या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। अब ये क्या बन गया 12c² माइनस 24c प्लस 8, ये देखो अगर 3 को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 3 यहां पर क्या प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो c की वैल्यू निकाला देखो रूट में निकाला है। अब यहीं से समझना है, हम बहुत बार क्या करेंगे हमारे मन में क्या आएगा, हम कुछ देर तक इसको फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तब फार्मूला मेथड पर जाएंगे। तो ऑप्शन देख के आप समझ जाओ कि फार्मूला मेथड से निकाला होगा। आओ इसको फार्मूला मेथड से, फार्मूला मेथड बताना पड़ेगा। अरे नहीं सर क्या मजाक कर रहे हो, फार्मूला मेथड आता है। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला मेथड, इसमें वेरिएबल c है, c की वैल्यू मैं एक बार फार्मूला लिख दे रहा हूं फिर भी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही है फार्मूला। आओ जगह कम है, फार्मूला हम यहां से रब कर दे रहे हैं ऐसे। अब यहां से निकालो, आप बताओ हमको सर, यहां से ना देखो c हो जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस बी, ये देखो माइनस b की जगह माइनस 24 है, वेरी गुड, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, माइनस 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 माइनस 4a, a की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू 5 है, अपान में क्या 2a, a की वैल्यू 12 है, बस बहुत बढ़िया। c की वैल्यू देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 24, यहां प्लस माइनस। अब इसको कहीं दूसरी जगह सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 12 5 जा 60, 60 इंटू 4 तो 40 आ जाएगा, और 576 में से माइनस करना है, 576 में 240 माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो आएगा यहां पर 6, यहां पर आएगा 3, बराबर क्या 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3, 336 आ गया। यहां पर रूट में कितना आ गया, यहां रूट में आएगा 336 रूट में। अच्छा इसका स्क्वायर रूट कहीं ट्राई किया जाएगा। अच्छा चलो अगले पेज पे ट्राई करते हैं, रूट में क्या आ गया, रूट में आ गया 336। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे फैक्टराइज करते हैं 336। अब इसको मैं अगर 4 से डिवाइड करूं, 4 8 जा 32, 4 4 जा, फिर 4 से डिवाइड करूं 4 2 जा 4 1 जा, अब ये देखो 7 3 जा होगा, फिर 3 1 जा, तो जो इसका फैक्टर आया यानी 336 का फैक्टर 4 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 3, तो ये देखो 4 4 जा 16, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 4, रूट में क्या लिख सकता हूं 7 3 जा 21, यानी जहां पर 336 आया स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज दिस 4 रूट 21। आओ यहां पर लिख दूं, यहां पर मैं क्या लिख दूं सर, यहां पर आप लिख दो 4 रूट कितना आया था 21, अपान में क्या लिखा है 24। अब यहां से देखो जितना भी ऑप्शन दिया है सबका पहला टर्म क्या है 1 है। आओ यहां से मैं सेपरेट करूं, अगले पेज पे फिर चलना होगा, स्पेस कम है, इसको याद कर लो, c इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस 4 रूट 21 अपॉन कितना 24।
तो C इज इक्वल टू क्या निकाला, C इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस 4√21 अपान में क्या आ जाएगा 24। आओ प्लस माइनस अलग करते हैं, प्लस वाली वैल्यू 24 प्लस 4√21 अपान में 24 और C इज इक्वल टू माइनस वाली वैल्यू ले लो 24 माइनस 4√21 अपान कितना 24। अच्छा इसको देखो, अब इसको देखो, न्यूमरेटर में दो टर्म है, डिनोमिनेटर तो दोनों का यही है। अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो ऐसे लिखूंगा 24 अपान 24 प्लस 4√21 अपान 24। ये देखो ये कटेगा, कितना आ गया सर 1 आ गया, ये प्लस 4 6 जा, तो यहां पर आ गया √21 अपान 6। ये देखो C की वैल्यू है। अच्छा ऐसे ही जब आप इधर सॉल्व करोगे तो C इज इक्वल टू कितना 1 माइनस रूट में 21 अपान आ गया 6। अच्छा अब ऑप्शन जरा हम लोग देखते हैं, ऑप्शन जरा चेक करते हैं इसमें कौन सा है, 1 प्लस √21 अपान √6। ध्यान दो यहां पर दोनों वैल्यू आपको दिख रही है, दोनों वैल्यू दिख रही है जो हमने निकाला, हमने दो वैल्यू निकाला C की, देख लो ध्यान से देख लो, 1 प्लस √21 अपान 6, 1 माइनस √21 अपान 6, दोनों वैल्यू दिख रही है। ऑप्शन देखो दोनों वैल्यू, ये देखो यहां पर माइनस वाली वैल्यू यहां दिया है और प्लस वाली वैल्यू यहां दिया है। अब इसमें होगा तो कोई एक ही होगा, होगा तो कोई एक ही होगा। और यहां अब ध्यान दो कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी वैल्यू लेना है। ये जो अपना इंटरवल दिया है यही तो इंटरवल है। क्या इंटरवल है भाई, 0 से 1/2 तक इंटरवल है, 0 से 1/2 तक इंटरवल है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है 1/2 से छोटी वैल्यू, ध्यान दो 1/2 से छोटी वैल्यू। अब यहां देखो, ये देखो 1 प्लस, ये तो 1 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, हमको 1/2 से छोटी वैल्यू चाहिए, तो ये क्लियर हो गया सर, ऑप्शन नंबर C होगा। क्या है लॉजिकली समझे क्या, 0 1/2 इसके बीच की वैल्यू चाहिए, मतलब पॉजिटिव है और 1/2 से छोटी है, 0 से बड़ी है। तो ये देखो ये 1 प्लस, ये 1 से आगे जा रहा है, 1 से आगे, लेकिन अपने को 1/2 हाफ से कम चाहिए, तो ये वैल्यू होगी, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। ओके स्टूडेंट, तो आज की मुलाकात बस यहीं तक। वो कहने वाले कहते हैं, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इस तरह से जोर लगाइए, सीटी का एग्जाम ऐसे यूं चुटकियों में क्रैक हो जाए और आपको मिल जाए एडमिशन। सिर्फ एडमिशन नहीं लेना है, टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो लगातार आप जुटे रहिए, मैं आपके साथ हूं। अगर आपने देखा है पूरा वीडियो तो थैंक यू, बहुत जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में।